नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज पूरे देश भर की नज़रें लोकसभा और सदन पे लगी हुई है। कल रात को 1 बजे तक सदन चला और आज सवेरे फिर महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच बढ़िया तलवारें खींची रही। मज़ेदार बात यह रही कि रात को जिस महिला आरक्षण बिल को लेकर और परिसीमन को लेकर सरकार ने 3 दिन का सत्र बुलाया, उसी बिल को लेकर रात को 1 बजे सरकार ने अपना पुराना बिल वाकई यथावत लागू कर दिया उसको। मतलब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसमें संविधान संशोधन होना था वह उस बिल पर रात को 1 बजे लाकर अचानक अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। बड़ी जादूगरी की रात को। हालांकि समझ में आ गया तो सरकार की कि अब यह बिल पास होने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने अपनी पूरी मोर्चा खोल लिया। सरकार चाहती थी कि हमारे हिसाब से परिसीमन कर दें और विपक्ष चाहता था कि नहीं, आप बाकायदा आबादी की जनगणना हो जाने दीजिए, पिछड़ा वर्ग की आबादी की जनगणना होना चाहिए, उसके बाद में आप इसे आराम से लागू करिए। सरकार भी खाली हाथ नहीं रही और विपक्ष भी खाली हाथ नहीं रहा। सरकार को अब चुनाव में मुद्दा मिल गया कि विपक्ष जो है महिलाओं का आरक्षण नहीं चाहता था और इसीलिए उसने जो है इसका विरोध किया। जबकि तथ्यात्मक स्थिति ये है कि सरकार खुद अपने जाल में बुरी तरह से फंस गई। सरकार के इस विरोध के चक्कर में पूरे दक्षिणी राज्यों में जो एनडीए में शामिल थे जो दल, वे भी इस बिल से दूर हो गए। कल के उसमें व्हिप जारी होने के बाद भी 42 सांसदों ने सरकार के पक्ष में सदन में नहीं आए थे। सरकार की समझ में आ गया था कि हंडी का रायता फैल चुका है और अब इसमें गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए आज सरकार घड़ी घड़ी आग्रह करती रही, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, आप सब ले लीजिए ब्लैंक चेक। पर विपक्ष की समझ में आ गया था कि क्रेडिट लेने की सारी तैयारी है, इसलिए उन्होंने पूरा रायता फैला दिया। जब हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं, लगभग ये बिल दोनों धराशायी होने की स्थिति में आ गए और मुझे लगता है कि सरकार के लिए ये बुरी चोट है। अब अगला चुनाव इसी आधार पे लड़ा जाएगा जो भी होगा। तो ये खबर थी जिस पर हमने बात की। बाकी खबरों पे हम बाद में बात करेंगे। दोपहर की हम खबरों कुछ बात कर लेते हैं आपसे। एक तो पानी की समस्या दिखने लगी है और सर्विस सेंटर और निर्माण कार्यों में अब नर्मदा के पानी का उपयोग कहीं पर भी पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। और अब इसको लेकर जो है आयुक्त ने जारी कर दिए आदेश, नगर निगम आयुक्त हैं, और ट्रीटेड पानी से ही आप नगर निगम का निर्देश है कि आप मकानों का निर्माण करेंगे। और सर्विस सेंटर, शहर में 2000 से ज़्यादा सर्विस सेंटर चल रहे हैं। इन 2000 सर्विस सेंटरों में आधे से पौन इंच की नहीं 1-1 इंच की नर्मदा की लाइनें डली हुई है और यहाँ भरपल्ले पानी का इस्तेमाल रोज होता है नर्मदा का। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे आपको भरपूर पानी का इस्तेमाल होता है। टंकियों में 2 से 3 नल कनेक्शन आपको आराम से मिल जाएंगे। मकानों का निर्माण भी चल रहा है। इस शहर में कम से कम 8 से 10 हज़ार मकान बन रहे हैं इस समय की स्थिति में, और सब जगह नर्मदा के कनेक्शन या बोरिंग के कनेक्शन से पानी लेकर निर्माण किया जा रहा है। ट्रीटेड वाटर कोई वापरना नहीं चाहता है। क्या सर? गर्मी में जल संकट को देखते हुए मुझे लगता है कि नगर निगम कमिश्नर ने जो आदेश निकाला, अगर उस पर ईमानदारी से अगर अमल हो जाए तो इस शहर को बड़ी राहत मिलती दिखाई देगी। हालांकि अमल होगा नहीं, इसमें इसलिए सवाल किया कि ईमानदारी से अमल हो जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा संभव है। बात कर दी गई कि सर्विस सेंटर ज़्यादातर सर्विस सेंटर में नर्मदा के जो कनेक्शन से जो गाड़ियाँ धोई जा रही है, बात कर लेते हैं। अगर वहाँ बोरिंग भी है तो उसको बोरिंग का भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब सर्विस सेंटर वालों को ट्रीटेड पानी लेना होगा। ट्रीटेड पानी लेने के लिए जहाँ सर्विस सेंटर वहाँ आसपास लाइन होना भी ज़रूरी है। अब लाइन नहीं होगी वहाँ पे तो आप पानी कहाँ से लेंगे? ऐसे में सर्विस सेंटर मुझे लगता है कि गर्मी तक तो बंद ही कर दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, वरना नगर निगम की कार्रवाई। हालांकि नगर निगम कितनी कार्रवाई करेगा ये किसी को से छुपा नहीं है। फिर बात करते हैं मकानों की। अब आप तरी नहीं कर सकते, नर्मदा या बोरिंग के पानी से आप तरी नहीं कर सकते। पहले नगर निगम को, मुझे ऐसा लगता है कि आदेश बहुत अच्छा है, अमल करना चाहिए। इसके साथ ही कमिश्नर को एक आदेश और निकाल देना चाहिए कि जो प्राइवेट टैंकर या जो लोग जो निजी तरीके से पानी बेचने का काम कर रहे हैं, उनके सारे बोरिंगों पर जो है नगर निगम अपना कब्जा ले ले, वहाँ से अपने नगर निगम के टैंकर भरा ले। अभी हालात ये होती है कि नगर निगम के जो टैंकर है पानी की टंकियों के नीचे से भरा रहे हैं। पानी की टंकियाँ अगर आप टैंकर भर के खाली कर देंगे तो सप्लाई में प्रेशर बनेगा नहीं, लोगों के घरों तक पानी पहुँचेगा नहीं। अगर इतना अच्छा आपको करना ही है तो उन लोगों के वहाँ भी दबिश दे दीजिए जो पानी जो है निजी बोरिंग से बेच रहे हैं। 1000 रुपये तक टैंकर मिल रहा है। एक टैंकर की कीमत 1000 रुपये के लगभग पहुंच रही है। शहर के बाहरी क्षेत्रों में बहुत सारी दिक्कत। मुझे लगता है अगर ट्रीटेड पानी अगर आपको देना है नगर निगम को, तो मुझे लगता है इसके लिए कम से कम आपको 2 से 4 मोबाइल नंबर आपको तैनात कर देना चाहिए कि आप इस नंबर में फ़ोन करिए, आपको 2 घंटे के अंदर इतने रुपए लगेंगे और आपके पास से पानी पहुंच जाएगा। इससे कम से कम एक फ़ायदा होगा कि ट्रीटेड वाटर का सही इस्तेमाल होने लगेगा और लोग खरीदने लग जाएंगे। अगर जिसको पानी की ज़रूरत है, जो भी विवाद से बचना चाहेगा वो खरीदेगा, पर उसके लिए नंबर चाहिए कि पानी कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा। एक और खबर हम बात कर रहे हैं, युद्ध की मार आपके रसोई घर से निकल के मकानों तक आ गई है।
शहर के बिल्डरों का और जो माल सप्लाई करते हैं, रेती गिट्टी वगैरह सप्लायर हैं, उनसे हुई बातचीत के बाद ये खबर लिखी गई दोपहर में। इसमें बताया गया है कि 1000 स्क्वायर फीट का मकान जो पहले अगर मान लें हम कि 20 लाख में बनता था, तो उस पर कम से कम लागत 4 से 5 लाख रुपए बढ़ गई है। मतलब 20 से 25% उसकी लागत बढ़ गई है। उसके कई कारण बताए उन्होंने। सीमेंट के भाव बढ़ गए हैं, लेबर बढ़ गया है, और युद्ध के कारण बहुत सारे सामान जो एल्यूमिनियम सेक्शन वगैरह, स्टील सबके भाव बढ़ जाने का असर भी दिखने लगा है। और अगर यही स्थिति बनी रही, 45 दिन हो गए युद्ध को चलते, यही स्थिति बनी रही, तो ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में मकानों के निर्माण पर भी इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब महंगाई का हवन हो ही रहा है तो उसके अंदर जो मकान निर्माण में जो सामान लग रहा है उसकी भी आहुति हो ही जाए। कहाँ दिक्कत आ रही है? सरिये जो हैं, सरिये में दिक्कत आ रही है, सीमेंट में दिक्कत आ रही है, ईंट में भी आप बता दीजिए दिक्कत आई है कि ईंटें बनाने के लिए कोयला नहीं मिल रहा है, कोयला महंगा हो गया है, कोयले की डिमांड बढ़ गई है, रेती में आप बता देंगे ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, तेल के दाम बिल्कुल तैयारी है जो है। अभी 5 राज्यों के चुनाव निपटते ही थे, जो पेट्रोल डीजल बढ़ने वाले हैं, तो आपके पास वजह खूब सारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पूरे देश में हर चीज़ को लेकर महंगाई की आहुति दी जा रही है, तो मुझे ये भी क्यों पीछे रहे, ये भी आहुति हो ही जाना चाहिए। और लगा उनको भी क्यों लगे कि हम भी पीछे रह गए इस मामले में। अग्निबाण खबर की एक और खबर हम बात कर लेना। ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन का काम चालू हो गया। कल 300 ई रिक्शा का रूट रजिस्ट्रेशन किया गया है और इनके हुड मतलब छत को रंगने का काम शुरू कर दिया। पर आश्चर्य की बात है कि 15,000 रिक्शों का शहर में है, मात्र 300 रिक्शे जो हैं जिन्होंने ये मार्ग वगैरह तय किया गया। क्या है साहब ये मामला? मैं आपको बता दूं कि शहर में ई रिक्शा पर लगाम के साथ 4 जोन में बांटकर जो चलाने की तैयारी की गई थी, उसके लिए 2 बार मोहलत दी गई। ई रिक्शा वालों से कहा गया कि अपने दस्तावेज चेक कराकर रजिस्ट्रेशन करा लें। ट्रैफिक पुलिस के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद में तय होगा कि कौन किस जोन में चलेगा, उसको लेकर उसको नंबर भी दिया जा रहा है, उस जोन का स्टिकर भी लगाया जा रहा है, जिस कलर का स्टिकर मिलना है। बड़ा सवाल ये, बिल्कुल आपने सही कहा कि शहर में 15,000 से ज़्यादा ई रिक्शा है और उनमें से महज 6,000 ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि शहर के ई रिक्शा वाले ट्रैफिक पुलिस को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, और ट्रैफिक पुलिस को जो ठेंगा दिखाते हुए उन्होंने कह दिया है कि आप मोहलत पे मोहलत दे दीजिए, हमें पंजीयन नहीं कराना, किसी पाबंदी में हमें नहीं चलना है, इस शहर के हर कोने में हम लोग घूमेंगे, आपको जितना रोक सकते हैं आप रोक कर देख लीजिए। मात्र 300 रिक्शे आए, बड़े आश्चर्य की बात है। आप बताइए शहर में इतने रिक्शे चल रहे हैं, ये क्या है? व्यवस्था का खौफ खत्म हो गया। जो डर होता है ना, एक प्रशासन का डर होता है हमेशा, कि वो डर जो है ना इस शहर से बिल्कुल बुरी तरह से समाप्त हो चुका। और पुलिस का डर तो बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है, क्योंकि हर आदमी अपने नीचे जूते की नोक पे पुलिस के आधार पे काम करने लगा और कोई डरता किसी से नहीं है। जो डर हुआ करता था किसी ज़माने में पुलिस व्यवस्था का कि भैया इस रोड से मत निकलना है तो भुखड़ में हुज्जत हो जाएगी, फंस जाओगे, बड़ी दिक्कत है। अब अग्निबाण की एक और खबर बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रशासन कब जागता है? जब कोई हादसा हो जाता है। जैसे ही हादसा हुआ प्रशासन तुरंत जाग जाता है। अब वो चाहे आगजनी का मामला हो, चाहे ट्रक घुस जाने का मामला हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं मकान धंसने का हो, या कहीं कोचिंग क्लास में नीचे पानी भर जाने का मामला हो, प्रशासन तुरंत जाग जाता है। ये प्रशासन की बहुत अच्छी आदत मेरे को लगती है कि प्रशासन जाग तुरंत जाता है, पर पहले से जागा हुआ प्रशासन हमारे यहाँ नहीं है। अब ये हुआ है कि नागदा में 2-3 दिन पहले एक बच्चा बोरिंग में फंस के मर गया। उसका बेचारा जो है वो नहीं निकल पाया, 2 दिन कोशिश की पर बच नहीं पाया। जैसे ही उज्जैन का ये हादसा हुआ, जिला प्रशासन जाग गया और अलर्ट हो गया। इंदौर में 274 बोरवेल जो है उनकी जांच का काम चालू कर दिया गया है, ताकि उसमें किसी बच्चे का या किसी को और का निधन ना हो पाए। और प्रशासन को बधाई देता हूँ, वाकई जागने का काम प्रशासन बहुत अच्छा करता है, चाहे नगर निगम या कुछ भी हो। भागीरथपुरा हादसा हो गया, प्रशासन जाग गया। हमारा प्रशासन इतना अच्छा है कि तुरंत जाग जाता है, बधाई दी जानी चाहिए पूरे शहर की तरफ से उनको। एक आध मोमबत्ती इसकी याद में भी लगा देना चाहिए। क्या साहब? मतलब बात आप बिल्कुल कह रहे हैं कि प्रशासन जाग जाता है, प्रशासन जाग जाता है, पर प्रशासन क्या किसी की बलि लेने के बाद या किसी का शहीद होने के बाद ही जागता है? बात फिर वही आ रही। भागीरथपुरा में 36 मौतें होती, शहर के अंदर इस तरीके से भिड़ जाते हैं कि सारी सीवरेज लाइन साफ़ कर दी जाती है, गंदा पानी को साफ़ कर दिया जाता है, थोड़ा दिन तो आपको राहत दे दी जाती है कि गंदा पानी साफ़ हो गया। फिर बात करते हैं कि सूरत में जो है बेसमेंट में आग लगती है, आप लोग भीड़ पड़ते हैं, सारे बेसमेंट खाली कराने लग जाते हैं। कोचिंग क्लास में आग लगती है, सारी कोचिंग क्लास की जांच आप बैठा देते हैं। ये सारी चीज़ें बात वही आ गई। बोरवेल में बच्चा फंस के उसकी जान चली गई। आपने इंदौर में जो आपके खुले बोरिंग है अभी तक उसकी सूद नहीं ले रहे थे, देखा कि यहाँ भी कोई हादसा ना हो जाए, बदनामी होगी तो उसकी भी जाँच करा लेते हैं। सवाल सिर्फ यही उठता है कि जिनकी ये जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों को देखने की, वे क्या करते हैं, वे क्या देखते हैं? 274 बोरिंग के जो ढक्कन खुले पड़े हुए हैं या वो खुले दिखाई दे रहे हैं, उन्हें अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया? क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है? क्या उस जागने का इंतजार किया जा रहा है कि किसी की जान जाएगी तब फिर हम फिर जाग जाएंगे?
ये इस हादसे को लेकर, इसके पहले भी एक इंदौर में हादसे को लेकर जागा गया था। उस समय में शायद आशीष सिंह जी का कार्यकाल में ही हुआ था और उस समय में बाहर जांच पड़ताल करके कुछ लोगों के खिलाफ शायद कार्रवाई की थी, पर ये मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। अब एक पत्रिका की एक खबर बात कर ले रहे हैं हम, संक्षेप में ही बात कर लेंगे। इंदौर में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों का एक बड़ा सम्मेलन है। शिवराज सिंह चौहान जी की बड़ी इच्छा है कि ये कृषि जो ब्रिक्स देशों का सम्मेलन है ये इंदौर में हो। इसके पहले जब लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी थी तब उन्होंने लोकसभा के दुनिया भर के जितने स्पीकर सदनों के हुआ करते उनका एक सम्मेलन इंदौर में कराया था। ये मुझे लगता है ब्रिक्स देशों का एक दूसरा मंत्रियों का सम्मेलन इंदौर में होने जा रहा है। ये जून में होगा और एक बार इसको लेकर वापस नए सिरे से तैयारियाँ शुरू हो गई। क्या सर? 12 और 13 जून को इंदौर में जो है ब्रिक्स देशों का जो कृषि सम्मेलन इंदौर में होने जा रहा है। आपको बता दूं मालवा निमाड़ में जो है खेती के मामले में मालवा निमाड़ का नाम लिया जाता है। काफ़ी जो मध्य प्रदेश की अगर आप बात कर लें कि एग्रीकल्चर में अगर मध्य प्रदेश कहीं तो मुकाम पर पहुंचा है, इसमें मालवा निमाड़ की भी बड़ी हिस्सेदारी रहती है। जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी शुरू से कृषि किसानों को लेकर या वो कृषि में दिलचस्पी रही है, वे ही जो है इसे इंदौर लेकर आए हैंगे। बड़ी अच्छी बात है, इंदौर से उनका प्रेम रहा है, इंदौर उनका सपनों का शहर रहा है। हालांकि कृषि मंत्री बनने के बाद में उन्होंने कभी इंदौर में आकर ये बात नहीं कही, हालांकि मुख्यमंत्री रहते हुए ये कहते थे कि इंदौर उनके सपनों का शहर है। अब वो दूसरों के सपने में आने लगा, इसलिए आजकल उनके अपने सपने में आना बंद हो गया है। प्रभात किरण खबरों की बात कर ले रहे हैं, कुछ राजनीतिक चर्चा भी कर लेते हैं। प्रभात किरण से बात हो रही है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। राजनीति में हमेशा ही होता है, बात निकल पड़ी तो दूर तलक जाएगी। हम दो बातें करेंगे शेखर जी से। एक बात तो ये करेंगे, इंदौर में जुट रहे हैं 7 राज्यों के भाजपाई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। केंद्रीय टीम भी इंदौर आ रही है, किस लिए आ रही है तो आपको शेखर जी बताएंगे। दूसरा, 2 दिन पहले भास्कर में बड़े बड़े अक्षरों में छप गया कि अंततः हरिनारायण यादव जी प्राधिकरण के अध्यक्ष बन गए। समझ ये नहीं आया कि उनको बनाने के लिए खबर लिखी गई है या उनको निपटाने के लिए खबर लिखी गई है। खबर लिखने के बाद में इतना कोहराम मच गया और इतना रायता फैल गया है कि अब ये समझ में आ रहा है कि नियुक्तियाँ होगी भी कि नहीं होंगी। हालांकि खबर इस तरीके से लिखी गई है कि ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी और श्री हेमंत खंडेलवाल जी ने व्यक्तिगत रूप से नाम लिखा दिए कि ये बनेगा, ये बनेगा, और इसकी इच्छा ये बनने की नहीं थी तो उसकी इच्छा ये बनने की थी तो उसको वो बना दिया। मतलब क्या भाजपा में चल रहा है कामकाज की, जो चाहता है उसके हिसाब से काम चल रहा है। पर दोनों खबरों में बताओ सही मेरे को क्या मामला है। बिल्कुल अब मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि आप जब बात कर रहे हैं आईटी अध्यक्ष को लेकर हरिनारायण यादव का नाम चला दिया गया, हरिनारायण यादव को तय कर दिया गया, जैसा आपने कहा कि उन्हें वाकई बना रहे हैं कि उन्हें निपटाने के लिए खबर लिखाई गई है। इन सब के विषय में आपको इतना जरूर बता दूं कि हरिनारायण यादव उस हरिराम नाई को तलाश रहे हैं जिन्होंने इस खबर को जो बाहर करके जो है उनका रायता फैलाया जाएगा। मतलब बनती बनाती दुकान को जो है उन्होंने चालू होने से पहले ही बंद करने की कोशिश कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं कि इंदौर में जो है 7 राज्यों के जो है भाजपा जुट रहे हैं। आपको बता दूं क्षेत्रीय संगठन की बैठक इंदौर में होने जा रही है। 22 अप्रैल को यह बैठक जो है दिल्ली कॉलेज में होगी। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। आप नगर भाजपा की तैयारी के लिए आपको बता दूं जब से सुमित मिश्रा अध्यक्ष बन रहे हैं कार्यक्रम पे कार्यक्रमों की बाहर आ जा रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर तैयारी की गई है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आज महिला आरक्षण बिल अगर पास नहीं होता है तो कल भाजपा ने जो राजवाड़ा से लेकर सुबह जो मैराथन रखी है वो होगी कि नहीं होगी, ये समझना होगा। महिलाओं की हजारों महिलाओं को जुटाकर कल मैराथन रखी है, तो वो मैराथन का रुख जो है अभी बिल पास होने के बाद तय होगा। बिल पास हो गया तो बड़ी धूमधाम से निकलेगी और रूल बिल पास नहीं हुआ तो देखना होगा कि कितनी महिलाएं आती है बिल के समर्थन में। ये तो हो गई वाली बात हो गई। और 7 राज्यों के जो कार्यकर्ता आएंगे ट्रेनिंग लेंगे, 400 से ज़्यादा कार्यकर्ता आ रहे हैं। इसके पहले भी आपको बता दूं मालवा निमाड़ के साथ में 3-4 जो संभाग के जो कार्यकर्ता इंदौर में आए थे, ट्रेनिंग लेके गए थे बाकायदा। इंदौर के जो मिठाई और नमकीन भी उन्हें जो है सुमित मिश्रा की टीम ने जाते वक्त दी थी। मतलब कुल मिलाकर ये है कि आ रहे हैं। अब इंदौर जो है अपने आप एक सेंटर बनता जा रहा है, ट्रेनिंग सेंटर बनता जा रहा है। पहले इंदौर सफाई की पाठशाला बन गया था जो देश भर से आने वाली टीम को सफाई सिखाता था। भाजपा की जो है कार्यशैली सिखाएगा। वाह, ये वो खबरें थी। हरिनारायण जी वाला रायता तो किसने फैलाया ये तो समय के साथ ही पता लगा। कुल मिला के वो तो कुल मिला के हो गया। अब कुछ रायता तो फैल ही गया, मुझे ऐसा लग रहा है। अब हम कुछ पहले पेज की दोपहर की पहले पेज की खबरों की आपसे बात कर लेते हैं। एक तो प्रदेश सरकार ने परसों मंगलवार को फिर 1800 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया। मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय सेहत बहुत खराब होती जा रही है और अब सरकार पर 5,20,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। यानी आप ये मान लीजिए कि इस वित्तीय सत्र के बाद में ये कर्ज बढ़ते बढ़ते 6.5 लाख करोड़ के लगभग पहुंच जाएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। दूसरा, आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि एक बार पलक झपक रहे हैं तो आप 100 रुपये ब्याज दे रहे हैं। इतनी तेज़ी से आपकी जेब से ब्याज जा रहा है। सरकार बिना कर्ज उठाए अब कर्ज
बांट भी नहीं सकती और कर्ज लेने की स्थिति ये हो गई है कि अब लाडली बहना मुफ्त योजनाओं के चक्कर में सरकार इतना उलझ गई है कि अब वो 3,000 रुपये महीना देने की तैयारी में सरकार लगी है। और अगर दे दिया तो आप ये मान के चलिए कि सरकार का भगवान मालिक होगा, प्रदेश का तो जो मालिक है वो अपने आप पता ही लग जाएगा क्या हो रहा है। पर वित्तीय हालत सरकार की बहुत ज़्यादा। और एक बात आपको बता दूँ, रिजर्व बैंक अब महंगी दरों पे, मतलब आम आदमी को तो इज्जतदार माना जाता है, तो 7%, 7.5%, 8% के लगभग घरेलू ब्याज मिल सकता है। पर सरकारों की हालत ये है कि सरकारें ब्लैक लिस्टेड हो रही हैं और 9% पर ब्याज पे कर्ज उठाने के लिए तैयार हो गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी उसमें शामिल है। ये 2 खबरें थी। एक खबर और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अप्रैल में गेहूँ की खरीदी 70% पिछड़ गई है। सरकार ने 303 लाख टन का बफर जोन बनाया था कि इतना हमको गेहूँ खरीद लेंगे, परंतु 70% से ज़्यादा गिरावट दर्ज हुई है, क्योंकि हरियाणा पंजाब में भारी वर्षा के चलते गेहूँ की फसलें चौपट हो गई और इसी के कारण मात्र इन 15 दिनों के अंदर 15.3 लाख टन ही गेहूँ खरीदा जा चुका है। तो इसके चलते आने वाले समय में माना जा रहा है कि अगर गेहूँ की खरीद यही रही तो सरकार जो मुफ्त अनाज बांट रही है, 5 किलो अनाज जो घर घर बांटने में लगी हुई है 85 करोड़ लोगों को, उसके लिए सरकार को विदेश से अनाज मंगाना पड़ेगा, उसके बाद ही बांटने की स्थिति बनेगी। रुपया वैसे ही धरातल में जा चुका है। आज शेयर बाजार संशय की स्थिति में बना रहा और बिल्कुल सामान्य चाल में चल पाया। क्या हो रहा है वो ये नहीं समझ पा रहा है कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। तो कुल मिला के ये खबरें थी। हमने आपको फिर बता दिया कि आज औंधे मुँह गिरे हैं दोनों बिल लोकसभा में, या गिरने की कगार पर पहुँच गए हैं। 60 सीटों का अंतर है लोकसभा में और 21 सीटों का अंतर है राज्यसभा में, और दोनों ही जगह 5 बजे बाद मतदान होना था। मुझे लगता है शायद मतदान होते होते तक कि सरकार दोनों बिल से हाथ धो बैठेगी। तो ये तो थी खबरें और राष्ट्रीय जानकारी जो हमने आपको दी। हमारा आग्रह है कृपा करके इस कार्यक्रम को लाइक करिए और अपने मित्रों तक जरूर लिंक पहुंचाइए ताकि इस कार्यक्रम को और भी लोग देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।